Welcome to Sham Ki Chai, powered by Al Faida. I'm Sana Aga. I'm उसामा कारदार और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ की मुताबिक नहीं। 96 में ऐसी सद में पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने एक नारा लगाया किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार, और वो सफ़र चलता रहा। बिल्लो के बाद साइकिल के बाद मजाजन के बाद इन्होंने कहा असाते जाना है मालो माल भी गए। प्रीतो को कहा मेरे नाल ब्याह कर ले। मजाजन के लिए इन्होंने मिस वर्ल्ड का रिश्ता तक ठुकरा दिया। उसके बाद ये चलता रहा। 2007 में इनको इस्लामाबाद से पैक्स आ गई, जिसके बाद इन्होंने कहा ऐथे रखने के बाद इन्होंने नारोवाल से खाड़ियाँ अपनी फरारी पे आधे घंटे में सफ़र पूरा किया। और जब ये खाड़ियाँ पहुँचे तो इन्होंने कहा ये एक बारी तो हाँ कर दे बेबी, लेता तेन डायमंड रिंग नहीं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि बिल्लो ने डायमंड रिंग लेके एक्सेप्ट किया इनका प्रपोजल के नहीं। यार वालेकुम अस्सलाम। और ये ज़िंदगी में पहला इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है जो किसी अंकल ने यहाँ पे दिया है। और ये देख लें मेरा जो घोड़ा ये भी हंस रहा है और ये भी बहुत खुश है आज इसकी बातों पे। डायमंड रिंग वाला प्रपोज़ल जो था वो तो बिल्लो की ऐसी की तैसी वो कैसे ना एक्सेप्ट करेगी। आपकी बिल्लो ने 96 के बाद 2015 में व्हाट्सएप डीपी लगाई। हाँ। कैसे फील हुआ आपको? व्हाट्सएप डीपी किसने लगाई? बिल्लो ने? हाँ जी, आपने कहा ना व्हाट्सएप उन्हें फ़ोटो चढ़ाई। ओह भाई मेरे गानों में पीएचडी की हुई है उसामा ने। हाँ बस वो डीपी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्लो है जो वो हमेशा की तरह फ्रेश है। बिल्लो है जो ना असल में ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर दौर में होता है, तो ज़रूरी नहीं कि 96 वाली बिल्लो है। हाँ ये बिल्लो चेंज होती रही है ना, वक्त के साथ साथ नाम भी बदलता रहा है। हाँ। कभी प्रीतो, कभी रानो, कभी परमीन। 96 में आप एच सन में पढ़ाते थे, तो एक एच सन के प्रोफेसर ज्योग्राफी के टीचर होते हुए बिल्लो माइंड में कैसे आ गई? देखो जब बंदा कोई खुश्क तरीन काम कर रहा होता है ना दुनिया का, तो उस वक्त दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ जो है ना वो इमेजिन तो कर ही सकता है ना, ताकि खुश्की दूर हो जाए। जब सर में खुश्की होते बंदा तेल लगाता है ना, तो बस फिर वो बिल्लो जो है वो मेरे जहन में तेल की तरह आई है और छा गई आके। आपको जब आप एच सन में जाते थे बिल्लो के बाद, बिल्लो रिलीज होने के बाद, तो मैंने सुना बड़े नारे लगाते थे आपके स्टूडेंट्स। हाँ तो नारे नहीं लगाते थे, खुसर फुसर करते थे। अब खुसर सुन के आपको कैसा फील होता था? अच्छा भी लगता था, बुरा भी, तब भी चढ़ती थी। कभी मेरा मूड ठीक नहीं होता था तो मुझे सख्त तब चढ़ती थी। इब्रार एज अ टीचर स्ट्रिक्ट थे या बिल्लो टाइप थे? स्ट्रिक्ट था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। मैं अपनी क्लास में कभी मैंने डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की और बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था मेरी क्लास में। मजाजन, प्रीतो, रानो, ये सफ़र चलता था। तो क्या ये कोई रियल करेक्टर्स हैं या आपकी कोई हमसाइयाँ थी? मतलब दोनों ऑप्शन में तुमने कहा है कि रियल ही थी। हमसाइयाँ जो थी वो भी रियल ही होती है ना हमसाइयाँ। वो तो होती है लेकिन आजकल इतनी अच्छी हमसाइयाँ कहाँ मिलती हैं। तो मेरे तो दोनों तरफ घर ही कोई नहीं है, ना पीछे कोई घर है। ये तो आपकी बात है ना, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए कितना मेंटली प्रेजेंट है ये बंदा इधर, कि मैं 96 में इर्द गिर्द घर होंगे और इतनी हमसाइयाँ कि एक तरफ प्रीतो रहती है, एक तरफ बिल्लो रहती है, एक तरफ परवीन रहती है, और आप सबको प्रपोज कर रहे हैं और सब डंडे लेके आ गई हैं आपके घर मारने के लिए। कोई एक हो तो चलो। भगवान दास साहब ने तो आपको सो मोटो एक्शन के तहत अदालत भी बुला लिया परवीन पे। बिल्कुल बुला लिया। तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ आपकी तरफ से और उनकी तरफ से? गुस्सा था मुझे सख्त। मैंने कहा एक गाने पे मुझे बुला लिया यार, अदालत के पास तो मेरे दिन में और बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमात होते हैं। तो उन्होंने सबको पीछे छोड़ के उन्होंने कहा परवीन वाला मुकदमा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला लग रहा था मुझे उस वक्त। तो क्योंकि बीवी ने टारगेट कर दिया था। उनकी बीवी का नाम परवीन था? भगवान दास साहब की बीवी का नाम? जी। ओ माय गॉड। लेकिन देखो वो परवीन एक इतना पुराना नाम है, ये लोगों ने रखा है 40s में, और फिर जब 40s वाले लोग 60 70 साल के वो लोग थे, उनको तो खुश होना चाहिए उनका कोई जिक्र कर रहा है बुढ़ी परवीन का।
तो अच्छा, भगवंत दास साहब की बीवी का नाम बिल्लो था और परवीन था। कमाल है यार, आज आपने ये मुझे न्यूज़ ब्रेक किया है सामा। भाई गॉड भाई, मुझे नहीं पता था। आपने भी तो सीधा कह दिया ये परवीन बड़ी नमकीन है। भगवान साहब ने तो गुस्सा यार तुम कमाल हो आदमी हो, इतनी रिसर्च करके आए हो कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि भगवंत दास साहब की बेगम साहिबा का नाम। लेकिन उन्होंने तो सहारा लिया किसी यंग परवीन का कि उसका जीना मुहाल हो गया है। असल में बुढ़ी परवीनें सारी खुश थीं और उनका रुझान मेरी तरफ हल्का हल्का हो रहा था, और वो मेरे से प्यार मोहब्बत का इजहार जिस तरह बड़े करते हैं, बुज़ुर्ग करते हैं। कोई ज़ाहिर 70 साल की थी वो, तो शायद हो सकता है कि उनको ये बुरा लगा हो। तो इसमें ये एक बात हो। लाइक अभी आपने कहा कि बुढ़ी बुढ़ी परवीन आपकी जब अट्रैक्ट हो रही थी, तो भगवान दास की बुढ़ी भी तो बुढ़ी होगी ना। हो सकता है, पहले मैं इसमें कमेंट नहीं देना चाहता। खुदा ना खास्ता कोई अदालती मामला नया ही शुरू हो जाए तो मैं मुसीबत पड़ी। मैंने कैंसर अस्पताल बनाना है, मैं उसको छोड़ के बुढ़ी परवीनों के सामने आके पंजा आजमा, मैं नहीं हो सकता अभी भाई। हम इस पे और भी आएंगे। आपको बड़ी दफ़ा अदालतों का चक्कर काटना पड़ा आपकी गालों की वजह से। हाँ नेक्स्ट पंजाब बंदाज, उस पर काफ़ी इशू हुआ। हाँ। अभी रिसेंटली हमने सुना आज भी बिल्लो जिंदा है, उस पर भी कोई कंट्रोवर्सी बनी। तो कैसे देखते हैं इन कंट्रोवर्सीज को? अब देखें आज भी बिल्लो जिंदा है, इसमें मेरे नज़र में कोई इशू हो सकता था, लेकिन उसको एक कंट्रोवर्सी बनाया गया, एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया गया। उस पर आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, अगर कोई और शख्सियत ज़िंदा हो सकती है तो बिल्लो को भी ज़िंदा रहने का पूरा हक़ है। तो अगर वो उसको मैंने ज़िंदा कह दिया है तो इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? इसमें मेरे गानों पे पता नहीं क्यों लोग कंट्रोवर्शियल उसको उनको बनाते हैं। हालांकि मैंने हमेशा कहा कि अपना डोली विच पा के तेनों कर ले के आवांगा, अच्छा तरीका, फिर प्रीतो मेरे नाल विआह कर लै, जायज़ तरीन तरीका, फिर असां तेरी गल करनी डैडी नाल, इंतहाई मुनासिब तरीका किसी को अप्रोच करने का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं गाने, मेरे समझ नहीं आता। लाइक अभी ये आपके मेरी नज़र में आपका ही गाना बहुत अच्छा था, आज भी बिल्लो जिंदा है, एक और शख्सियत जिंदा है, दुनिया मुकी जानी है, दोनों एंजॉय करते हैं। एक बिल्लो जिंदा है और एक और शख्सियत जिंदा है, ये दोनों एंजॉय करते रहेंगे और बाकी दुनिया मुक जानी। सुभान अल्लाह यार, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा। उसामा छा गए हो आप। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। आपने अपने कॉन्सर्ट से एक प्राइवेट जेट के लिए पैसे इकट्ठे किए और वो आपका ख्वाब बीच में रह गया, उसकी क्या वजह थी? इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है। बचपन से मेरा शौक़ था उड़ने का, बच्चों का होता है पायलट बनूंगा, मेरा भी था। और वालिद साहब से मैंने कहा कि मुझे फ़्लाइंग करवा दें, मैंने PPL लेना है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले दें, मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं तुम्हें लेके अफोर्ड नहीं करता मैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने म्यूज़िक में आया, बहुत सारे पैसे कमाए, तो मुझे लगा अब वो टाइम आ गया है कि जो बचपन का शौक़ है उसको पूरा करूं। और मैंने बहुत ढेर सारे कॉन्सर्ट्स करके पैसे जमा किए कि इनका मैं जहाज़ ख़रीदूँगा, PPL करके मैं फिर उसको उड़ाऊँगा। लेकिन उन्हीं दिनों वालदा का इंतकाल हो गया और फिर वो डिप्रेशन था, वो जहाज़ क्या लेना था, फिर दिमाग किसी और तरफ पड़ गया और अल्लाह ने जहन में डाला हॉस्पिटल बनाओ। फिर उसी ख्वाब को मैंने उसकी समझ लें कि उसको ज़मीन में इन्वेस्ट करके तो उसके ऊपर काश्तकारी शुरू की अस्पताल के हवाले से, और उसके ऊपर उगने वाला अस्पताल आज 37 लाख लोगों का इलाज कर चुका है, उनको लंगर खिला चुका है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। मैं तो कहता हूँ कि जहाज़ ले लेता तो क्या होता, एक शौक़ कुर्बान क्या 1000 शौक़ कुर्बान अपनी माँ के नाम पे। तुसी जहाज़ ले लेंदे ते तानू भी नया फड़ लेंदा। नहीं, मेरा जहाज़ हलाल होना था, अपनी कमाई हुई इनकम से होना था, और उसके ऊपर मैंने टैक्स भी देना था। लेकिन मैं समझता हूँ जो हो गया अच्छा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि 1000 जहाज़ कुर्बान अपनी माँ की जन्नत के लिए। अल्लाह ताला हमारी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह था। बचपन में आपको लोगों की टिंडों को छेड़ने का बड़ा मज़ा आता था। यार ये कौन है बंदा, ये कहाँ से आया है? इतनी रिसर्च क्यों करके आए हो मेरे? क्या आज अपने गवर्नर को देख के कुछ फील होता है? यार बदतमीज़, वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं
तुम मेरी लड़ाई करवाओगे उनसे, मैं गवर्नर साहब से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, गवर्नर हाउस में तुम्हारा बैन लग जाना है। आपकी वजह से मियाँ साहब आज जेल में बैठे यार पता नहीं क्या हो तुम। मैंने मियाँ साहब के लिए नहीं कहा था, मुझे छोटे बच्चों की टिंड पे हाथ लगाने का शौक था। एक दफ़ा मैंने एक बड़े बंदे की हाथ लगाया था, वो डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था मैं, और मैं बीमार था, बुखार था मुझे, तो वो बिल्कुल साथ ही आके बैठ गया। अब मैं क्या करता, और इतनी मुनासिब टिंड थी वो, हल्का हल्का उस पर पसीना आया हुआ था, और मुझे पता था जब मैंने इसके ऊपर उंगली रखनी है तो एक चिपचिपाहट का एक अंसर भी नुमाया होना है वहाँ पे। तो मेरे जहन में बड़ा दिल दिया मेरा इसके ऊपर हाथ लगाऊं, तो मैंने वो हल्का सा ऐसे हाथ लगाया, तो उसने मेरी तरफ घूम के देखा, तो मैंने चूँकि बुखार भी था मुझे, तो उसने कहा शायद बच्चे को गलती लगी है। बच्चे ने एंजॉय किया था, बच्चा तो फुल। दूसरी दफ़ा फिर मैंने वो मेरे से सरजद हुई, और मैंने वादा किया कि ये आखिरी बार करूँगा, क्योंकि मज़ा इतना आया था तो मेरे से टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं हो रही थी। आज अब दूसरी दफ़ा हुआ ना तो वो टच प्रॉपरली नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये एक दफ़ा आखिरी दफ़ा लास्ट, तो मैंने कहा मैं यहाँ से करूँगा ना तो इसको पता चल जाएगा। फिर मैं वो हाथ यहाँ से लेकर आया, और जब मैंने तीसरी दफ़ा किया फिर वो बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा तुम क्या चीज़ हो। लोग कहते क्या हुआ, छोटा बच्चा था मैं, कहता मेरे सिर पे हाथ ला रहे वो सारे हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। नहीं बच्चा नहीं, ये बच्चा नहीं, 3 दफ़ा मेरे सिर पे हाथ लाया। तो वो शौक़ तो था मुझे वो सर पे हाथ लगाने का, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता। बच्चा हो तो मैं नहीं छोड़ता उसको, मैं अपने पास बुला लेता हूँ, उसके ऊपर मैं खेलता हूँ उसके साथ, क्योंकि वो जब होती है ना टिंड, जब होती है तकरीबन 1 महीने की, तो उसमें से हल्के हल्के बाल निकल रहे होते हैं, तो जब उसके ऊपर आप हाथ फेरते हैं ना तो वो आपको ना ज़रा सा ये वाला ये चीज़ आती है। तो आई लव दैट, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग दिस ऑन यू नो, बिकॉज ये लोगों में मेरा एक सीरियस इमेज है, बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ दीज urge sometime, और वो they don't even talk about it, but I feel there is no harm कि बंदा अगर बता दे अगर इस तरह की कुछ। आप बचपन से ज़रा आशिक मिजाज किस्म के बंदे थे, आपने अपने प्रिंसिपल को प्रपोज किया था, उसके बाद उन्होंने आपके पेरेंट्स को बुला दिया, तो पेरेंट्स का क्या है उसके ऊपर था व्यू आपके बारे में, क्या कहा उन्होंने? मैंने जवानी वाले काम सारे बचपन में कर लिए थे। मैं ना वो 4-5 साल तक जवानी फारिग करके तो मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था, और उसके बाद मेरी जो है ना वो एक रूहानियत का सफ़र शुरू हो गया था। तो जवानी मैंने बड़े सुकून से गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि हम लोग सब करते ही हैं। तो मुझे अब्बू ने कहा था कि कोई काम हो तो प्रिंसिपल को बताना। आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन आई वाज सेंट टू द स्कूल, बिकॉज माई एल्डर सिस्टर वॉज 2 years ओल्डर टू मी, और उसने वो स्कूल गई तो मुझे भी साथ ही भेज दिया उन्होंने। तो मुझे कोई काम होना तो मैं प्रिंसिपल के पास चला जाता था, मिस उन्होंने मेरा शार्पनर ले लिया, वो मेरा बात उस तरह करके ना, तो वो मेरे तो यूँ देखती थी मैं, तो वो कहती थी, एक दिन उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो, तुम शादी कर लो मेरे से, तो यहीं बैठ जाओ तुम, हर वक्त तो तुम यहीं पर होती हो। तो मैंने तो उसको सही कंसिडर कर लिया। मैंने कहा शी इज़ प्रिटी, शी इज़ फाइन, आई मीन शी इज़ लव्ड बाय एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन द स्कूल। और सुबह सुबह जब असेंबली में खड़ी हो यहाँ पे हाथ रख के, तो वो हमें लेक्चर देती थी और कहती थी, ये तुम लोग जो रैपर्स पहनते हो सारा दिन, ये ग्राउंड के अंदर मैं तुम लोगों को देख लूँगी, चेक कर लूँ। वो बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन उनका था। तो मैंने कहा मुझे तो लड़की पसंद है, तो मैंने घर आके बात चला दी, घर वालों ने फिर मुझे चला दी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, छोटे बच्चों की हैप्पी बर्थडे होती है, उनकी शादी नहीं होती। मैंने कहा ठीक। तो फिर आपकी कितने साल हैप्पी बर्थडे होती थी? शादी उसके बाद जो मेरी हैप्पी बर्थडे शुरू हुई है ना, बस फिर सारी ज़िंदगी है आगे 2005 तक हैप्पी बर्थडे ही होती रही। आपने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं की, हालांकि देखा जाए एक सोशल वर्क के ऊपर गवर्नमेंट्स इंटरनेशनली सपोर्ट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? गवर्नमेंट ने एक दफ़ा सपोर्ट किया था इमरान खान साहब को, तो फिर गवर्नमेंट को पता चल गया था, बल्कि चल पता गया था, तो जाहिर है, और वो फिर बार बार शायद सपोर्ट नहीं करना चाहती होंगी, तो उन्होंने मुझे नहीं किया, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नहीं दी उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर वो पैसे जो जहाज़ के लिए लिए थे
मैंने सोचा था कि उससे अस्पताल बनाऊंगा, ज़मीन गवर्नमेंट दे देगी, उन्होंने नहीं दी। मैंने उसके ऊपर अस्पताल बनाने की बजाय ज़मीन ख़रीद ली। तो फिर उसके बाद मज़ीद मेहनत करनी पड़ी और फिर मज़ीद पैसे जो है ना वो जमा करके हॉस्पिटल शुरू किया। जब शुरू हो गया तो फिर मैं लोगों के पास गया और सपोर्ट लोगों ने की डोनेशंस के सिलसिले में। हॉस्पिटल आपने उस एरिया में बनाने की आपने क्यों सोचा? आप कोई डेवलप एरिया या यहाँ पर लाहौर में या इस तरह से बनाते? 4-5 लाख लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था वहाँ। यहाँ पे बना देता तो 50 हॉस्पिटल के बाद एक 51 एक मज़ीद हॉस्पिटल, उसका क्या फ़ायदा? ऐसी जगहों पे काम करना चाहिए जो चैलेंजिंग हो लेकिन फ़ायदा हो, उसको सेटिस्फेक्शन हो। मेरे आबा अजदाद का इलाका भी वो था, और क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे हमारे आबा अजदाद, और लोग ये कहते हैं कि मुरीद के तक भी पेशेंट नहीं पहुँचता, फौत हो जाते हैं लोग, इधर कोई अस्पताल बना दे। तो गवर्नमेंट तो इस तरह के काम कभी भी नहीं करती कि मुस्तकिल ख़र्चा देना पड़े। अब देखें ना, हमें 40 करोड़ साल का देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट तो बनाती है। वहाँ उन्होंने, जैसे मेरे अपोनेंट ने वहाँ पे एक बड़ा सा स्टेडियम बना के 6 अरब का, अब उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगेगा साल के साल, रोका नहीं होना है कभी कभार। एक हॉस्पिटल बन जाए तो उसके ऊपर तो करोड़ों रुपये लगते हैं। तो फिर ये जो अभी आपने ओपोनेंट की बात की है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, वो हम पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे। श्योर। उसके नारोवाल में आपने हॉस्पिटल के ऊपर इतना चैलेंजिंग था जब आप लोगों से पैसे मांगने गए। लाइक शौकत खान हमें लाहौर में था, लोगों को पता था इमरान खान का, आप यंग थे, न्यू थे, तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? क्योंकि लोग ऑब्वियसली पाकिस्तान में डोनेशन देते हुए भी बहुत दफ़ा सोचते हैं। यार उसामा, पता क्या, मेरा ईमान है कि जब आप सच बोल रहे होते हो ना, तो अल्लाह आपकी ज़ुबान में ना ऐसी ताकत दे देता है कि वो पता चलता है लोगों को कि बंदा ये सच्चा है कि झूठा है, और वो फिर वो सपोर्ट उनके दिल में प्यार डाल देता है। अल्लाह ख़ुद कहता है कि मैंने जब किसी बंदे को रिस्पेक्ट देनी होती है तो मैं फ़रिश्तों के ज़रिए मुनादी करा देता हूँ कि इस बंदे की रिस्पेक्ट करो, वो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है सिवाय अल्लाह के करम के? और कुछ नहीं था। बड़ी बड़ी दुनिया होती है, लेकिन अल्लाह ने वो प्यार और मोहब्बत डाला और वो हम लेके चले। फिर ये मैंने ज़रूर किया कि मैंने शुरू में किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, अपनी कुर्बानी दी। वो अस्पताल के लिए जो ज़मीन ली थी अपने पैसों से ली थी, उसको फिर रजिस्ट्री कराई सहारा के नाम पे। सहारा एक इदारा था, उसमें मुख्तलिफ़ लोग थे, बड़े ज़बरदस्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था पूरा, और अच्छे लोग थे। जनरल सईद ज़फ़र साहब, जनरल एहसानुल हक साहब, और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नसीम हसन शाह साहब, शहबाज शेख साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और बड़े ज़बरदस्त लोग। तो प्राइस वाटर एंड कूपर्स के प्रेसिडेंट आसिफ असद अली ख़ान साहब। तो इन सब लोगों की मदद से ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लोगों को भी अंदाज़ा हो गया कि ये बिल्कुल जेन्युइन काम है, बिकॉज़ आपकी ट्रांसपेरेंसी नज़र आनी ही चाहिए लोगों को। और फिर उसके बाद काम भी होना शुरू हो गया था। फिर बच्चों के पास गया, 20-20, 50-50 रुपये उन्होंने दिए, और फिर वो बनता रहा। फिर बाद में कॉरपोरेट सेक्टर या बिजनेसमैन जिन्हें कहते हैं वो सामने आए, उन्होंने सपोर्ट किया। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब 37 लाख लोगों का आज तक वहाँ पे इलाज हो चुका है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपने 300 बेड से 600 बेड पे कन्वर्ट किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नारोवाल जैसे इलाके में जहाँ पे एक DH हॉस्पिटल बना है, जहाँ पे चीज़ें मुकम्मल नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं आते, वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो डिफरेंट नारोवाल के आसपास के गाँव को भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो आपको क्या लगता है कि लोग इसको एज आ देखते हैं कि आप इसको एज आ पॉलिटिक्स यूज़ कर रहे हो वोट लेने के लिए? नारोवाल की पब्लिक समझती है कि आप इसको उस पे लेके चल रहे हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसका तो ख्याल ही बहुत बाद में आया था। मैं तो अभी अगले हॉस्पिटल जो हैं वो किसी और इलाके में प्लान कर रहा हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अगले 25 साल तो रिमोट रूरल एरिया जितना पाकिस्तान का है उसमें चेन बनानी है हमने हॉस्पिटल्स की, और उसका मकसद हेल्थ सर्विस डिलीवरी को फ्री करना होगा पाकिस्तान में, अगर अल्लाह ने मौका दे दिया हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कतन नहीं पॉलिटिक्स, बल्कि मैं आपसे दिलचस्प बात शेयर करूं कि जिसने पॉलिटिक्स करनी होती है वो कभी इस तरह का काम नहीं शुरू करते अपने हल्के में। उसकी वजह ये है कि लोग हम 40 करोड़ साल का वहाँ लगाते हैं, 2 करोड़ हॉस्पिटल कमाता है, और जो 2 करोड़ कमाता है उसकी वजह से कमाते किन से हैं? जो करोला पे आते हैं वहाँ पे। और वो जब सिजेरियन सेक्शन का 10,000 रुपया देते हैं तो वो कहते हैं लूट के ले गए हैं।
वही लोग अगर लाहौर आके सिजेरियन सेक्शन कराएंगे उनका 2 लाख से कम नहीं लगेगा, ऐसी लेकिन उनको वो तकलीफ़ होती है कि वो 10,000 रुपया भी हम क्यों दें। उनको ये नहीं अंदाज़ा कि ये इसमें हम 10,000 में हम कुछ 50,000 और डालेंगे और 60,000 में वो काम होगा, क्योंकि हमने सैलरीज देनी है। 4 करोड़ हमारा सैलरीज का ख़र्चा है इस महीने का। लोग मासूम हैं, उनको नहीं पता, तो वो इसके ऊपर वोट नहीं देते लोग। इसके ऊपर तो वोट लोग देते हैं अगर आप किसी का बच्चा चोरी में पकड़ा गया उसको छुड़वा दें, आपने किसी के ख़िलाफ़ झूठा पर्चा करवा के उसको डंडे मरवाए हैं पुलिस से, और आपने उस इलाके उस गांव के ऊपर अपना एक ज़हनी असर और रसूख कायम कर लिया कि ये तो मरवा दें, बहुत मार देने इन्होंने वोट देना पड़ेगा। वो इस तरह के आज भी वो पुराना ज़माना वहाँ से गया नहीं है अगर हम बदकिस्मती से। लाइक कराची में वडेरा सिस्टम जो है वो नारोवाल में भी वही सिस्टम है। कराची में वडेरा सिस्टम नहीं है, सिंध में आप कह सकते हैं रिमोट रूरल एरियाज़ में वहाँ बिल्कुल उससे भी गंदा। और ये देखिए ना कि वहाँ मनशियात फरोशी, वहाँ पे पुलिस का, अभी आपके इंटरव्यू शुरू होने से थोड़ी देर पहले एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, यानी पुलिस वाले ने पैसे मांगे कुछ लोगों से, ज़बरदस्ती पकड़ के अंदर किए बंदे, उनसे पैसे वो 2 पार्टीज़ लड़ रही थी, उन्होंने आपस में सुलह भी कर ली, फिर भी उसने कहा नहीं पुलिस जो है वो मुद्दई बन गई है, अब आप इतने पैसे 50 बंदे पकड़ लिए, एक बंदे का छोड़ने का 10,000 ले लिया, 5 लाख लेके बंदे कुछ छोड़ दिए कुछ पकड़ के अंदर कर दिए। तो उसके बाद जब हमने वो उसको बड़े लेवल पे शिकायत की तो वो बंदों के घर में जा रही है अब पुलिस कि तुमने अगर हमारी शिकायत लगाई तो तुमने इधर ही रहना है, मैंने छोड़ना नहीं। मतलब वो आज भी, या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नून लीग का जो पुराना है कि जी ये मनशियात का इनका पूरा एक सेट नेटवर्क बना हुआ है, ये बहुत मारते होते हैं, ये बंदा मार देते हैं, लड़कियां वहाँ पे दिन दहाड़े लोग उठा के ले जाते हैं, दोपहर को रात को वापस कर जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि तुहानू पता है ना, फिर उन्होंने कहता नहीं सानू पता है, नहीं दसना। फिर जो शिकायत गाने लगते हैं ना बताना, उन्होंने वो उनका नज़ीर वगैरह का बंदा मार दिया था ना, ये हमारा भी बंदा मार दिया, नहीं हमें नहीं बताना। मतलब इस हद तक आज भी वहाँ पे यानी घटियापन और वो वाली नून लीग की सियासत मैं समझता हूँ इनग्रेव हुई भी है कि जिसको निकलते निकलते वहाँ पे टाइम लगेगा। लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये लोग हमें छोड़ देंगे, वो कहते हैं ये मार देंगे इसलिए हमें इनके साथ चलना पड़ा। आप हारून रशीद के कॉलम्स पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा किस किस्म की वहाँ पे सियासत की जाती है। और एक और दिलचस्प आपको बात बताऊँ, मुझे लोग कहेंगे कि यार इब्रार असल में पॉलिटिकल ओपोनेंट है ना, इसने तो ख़िलाफ़ बोलना ही है, तो आप इब्रार की बात ना सुने ना, आप उठाएं टेलीफोन, कोई ना कोई आपका नारोवाल का जानने वाला बंदा होगा, पूछें उससे पूछें कि मनशियात का नेटवर्क कौन चलाता है यहाँ पे, काका डॉन कौन है और काका डॉन का क्या काम है और उसकी पुश्तपनाही कौन लोग करते हैं। आपके सामने 2-3 नाम आ जाएंगे और इतने खूबसूरत नाम होंगे, आप सुन के सोच के कहेंगे हैं एहसन साहब, नहीं ये नहीं हो सकता। तो फिर आप 1-2 और फ़ोन कॉल्स करेंगे और फिर उसके बाद आप लंबा सा मुँह लेके बैठ जाएंगे कि ये हमें नहीं अंदाज़ा था। वही वाली बात है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। नारोवाल के लोगों को पता है कौन मनशियात फरोश है, कौन धांधली और धौंस के साथ सियासत करता रहा है। बाकी पाकिस्तान के अंदर किसी का इमेज क्या है, वो एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि लोग एक्सपोज होंगे, वक्त दूर नहीं है। लेकिन रिसर्च अल्लाह की ज़ात कहती है ज़रूर करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। हॉस्पिटल के बाद अब मेडिकल कॉलेज को बनाने में आपको इतना टाइम क्यों लगा और क्या क्या आपको हुआ? लाइक लोग तो आपको हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों के ऊपर डबल बर्डन नहीं आ गया? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सहारा को तो दे रहे ना, मेडिकल कॉलेज भी आ गया। जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, मेरा ईमान है लोग कमी नहीं करते, लोग सपोर्ट करते हैं। चाहे लोकली कितनी मुश्किलात का सामना था, एहसन साहब ने उसको रोकने की जितनी कोशिश की, मेडिकल कॉलेज को आपको भी पता है थ्रू आउट साथ रहे, मैंने भी देखा उन्होंने भी देखा। सायरा अफजल तारड़ के पास मैं चला गया, हेल्थ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला ते फिर बरार तेनू कादी लोड़ सी मेरा भरा सियासत चाउन दी। मैं कहा बाजी सियासत तो मेरा हक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं। वो तो ठीक है तेरी गल, पर हुण तेरा MNA जो है सानू नहीं बनन देंदा पिया, वो जाके मियाँ साहब दे कोल बह गया। तो मैं कहा उसको शर्म नहीं आनी चाहिए
क्यों बैठ के? सोशल वर्क को क्यों रोकता है? अपनी सियासत वैसे करे, इससे क्या हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज में हमारे नारोवाल में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। वो तो तेरी गल ठीक है, सियासत कौन होने देंदा किसी और को काम। पंजाबी बड़ी अच्छी बोलती हैं वो, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा फिर हाई कोर्ट जावा। वो हाई कोर्ट वाले ने की करना था। मैंने हाई कोर्ट में हमने अप्लाई किया, हमने, मुझे याद है मैंने 100 बकरा भी अल्लाह के नाम पे मैंने कहा या अल्लाह इनसे बचा लो, इनकी हुकूमत है, इनका सारा कुछ है, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये हमारी मदद कर। फिर अल्लाह ने हाई कोर्ट के दिल में डाला और उन्होंने हमें इजाज़त दी, और मैं और इनके वकील को डांटा नून लीग के कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो नेकी का काम कर रहा है, तुम लोग उसको रोक रहे हो। आए बाएँ शाएँ मार रहा था, उठा के उन्होंने उसकी बाहर मारा, और फिर हमारा मेडिकल कॉलेज बना। और ये बंदा एहसन हर जगह बैठ के कहता था जिस दिन बनेगा उस दिन वेखांगे। फिर मैंने सब पैगाम भेजा, मैं क्या बन गया है, वेख लो। इस पे आपने कोई सॉन्ग लाने का नहीं सोचा? नहीं, मैं फिर क्या सॉन्ग बना, वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर सॉन्ग बनाया जाए। उस पर मैंने भी देखा था जिस पे उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज में ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का बड़ा इशू हुआ था, शीशे नहीं लगे हुए, उसका बड़ा इशू किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो सब कुछ सही था। इन्होंने एहसन साहब ने फ़ोन कर कर के उनसे PMDC से कहा रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशन। उन्होंने कहा सर रिजेक्ट किस बात पे करें, ये तो जितने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं उनसे सबसे अच्छा है। उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। हमें पता था कि गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे साथ पंगा करना है, हमने बाय द बुक बना लिया है। उन्होंने कहा लिखो तो सही ना, कोई फलानी चीज़ नहीं है। तो जब रिपोर्ट बन के आई तो उन्होंने मैं फ़ेल कर दिया। मैंने कहा क्या कैसे हो सकता है? मैंने फ़ोन किया उनके चेयरमैन को, वो कहते हैं बराड़ तुम तो कहते थे तुम्हारा बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसमें तो ना ग्राउंड है, ना इसमें हॉस्टल है, ना इसमें CT स्कैन है, ना फलां है, ना इंसिनरेटर है। मैं कहा सर मेरी बात सुने, ये सारा कुछ तो है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये सारा कुछ है, मैं फिर खुद आ जाऊँगा देखने के लिए। मैं कहा आ जाएँ। वो खैर ख़ुद तो नहीं आए, उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब को वहाँ भेज दिया। वो आए, डॉक्टर थे ब्रिगेडियर, उन्होंने एक चीज़, उन्होंने कहा ये सारा कुछ तो है, तो इंस्पेक्टर्स ने क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा तो आप जवाब दें, PMDC से तो आप आए हैं। खैर वो रिपोर्ट चेंज करके लेके गए वो वापस, और उन्होंने वापस वालों ने कहा, उनको भी नहीं यकीन, उन्होंने कहा हम दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। वो दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्होंने अप्रूव किया, और जिन इंस्पेक्टर्स ने एहसन इकबाल के कहने पे गलत रिपोर्ट बनाई थी उनको फिर उन्होंने फायर किया, बाहर निकाला उससे। तो ये दुख होता है ऐसे चीज़ें देख के ना, कि ये लोग अपना बातें करते हैं बड़ी बड़ी जाली अरस्तू, ऐसे तो नहीं खान इसको कहता, कि वो नेगेटिव माइंडेड है ना, उस तरफ जहन चलता है। इसकी वजह से आपका आई थिंक 1 साल भी डिस्टर्ब हुआ था कॉलेज का। कितना इफेक्ट हुआ वो 1 साल पीछे जाना? 1 साल पहले बन जाना था मेडिकल कॉलेज। सोचो ज़रा कि लोगों को सहूलत मिलती, हम 100 डॉक्टर्स पहले प्रोड्यूस कर लेते। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पूछेगा नहीं। इब्राहिम हक यूथ में बहुत फेमस थे, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बनी 2006 में। उसके बाद हमने एक 27 अक्टूबर को एक रैली निकाली, पाकिस्तान बचाओ रैली। उसके बाद 30 अक्टूबर को इमरान खान का जलसा हो गया मीनार पाकिस्तान में। जो बात इब्राहिम हक ने की वही इमरान खान साहब ने 30 अक्टूबर को कर दी। तो क्या पहले तो आई थिंक आपका भी प्लान था अपनी सेपरेट पार्टी बनाने का, तो क्या आपने उनकी बातें सुनने के बाद अपनी स्ट्रेंथ खान साहब को देके आपको लगता है आपने सही किया? बिल्कुल सही किया। उसकी वजह यह कि अपनी 1.5 फुट की नई मस्जिद बनाने से बेहतर था कि जिस शख्स पे लोगों ने इतना बड़े इतबार का इजहार किया है उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि विजन तो एक ही था। जो हम करना चाह रहे थे वही नारा उन्होंने लगाया, और एग्जैक्टली जब वो बोलते थे मुझे लगता था मैं बोल रहा हूँ, तो जाहिर है मैंने सपोर्ट नहीं करनी थी तो क्या करना था, मेरा तो काम आसान हो गया था। मेरी स्ट्रगल अभी शुरू हुई थी, उनकी स्ट्रगल को 20 साल 18 साल हो चुके थे। सो वही काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फास्ट फॉरवर्ड पे लग के मुझे साथ लगना था। जो यूथ के लोग मेरे साथ थे, जो मेरी ओपिनियन को सुनते थे, सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि हमें एक उम्मीद नज़र आई है, और आई भी है, और इंशाल्लाह फिर आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें फ़ायदा हुआ, और अभी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो सामने आएगा। आपको लग रहा है कि इमरान खान वही सब काम कर रहे हैं जिसका नारा लगा था, आपने मिलकर लगाया था उनके साथ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं कहा था ना मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, और इस वक्त मैं समझता हूँ सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगरचे मुश्किलात हैं, लेकिन उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। आपको लगता है खान साहब तो कहते हैं पाकिस्तान में घबराना नहीं, सही कहते हैं? ऑफ कोर्स
बिल्कुल सही कहते हैं। देखें पाकिस्तान फ़ौरन उठा के अपने आप को ना जी दीगर ममालिक के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है। अगर आपको लीडर्स अच्छे नहीं मिले तो क्या आपको अवाम अच्छे मिले, ये भी तो देखना चाहिए। क्या हम लोगों ने उस तरह से टैक्स दिए हैं अपने बिज़नेस में से 40-40% उठा के दिया है? तो आदत ही नहीं है। तो पैसे कहाँ से आने हैं? फिर वही अगर कर्ज़ा लेके आप आएंगे तो कर्ज़ा तो फिर वापस करना होता है। तो यही लेते रहे ये लोग, 5-5 साल गुजारते रहे, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप बोलना शुरू कर देते हैं पिछली हुकूमत का कसूर है, कोई और भी बात करें। भाई जब आप सेम सवाल करेंगे उसका जवाब भी सेम ही होगा भाई। आपने एक नारा लगाया था कि तब इनकलाब इनकलाब, उस पर आपके ऑपोजिशन ने कहा कि नच पंजाब और नच वाला कभी इनकलाब नहीं ला सकता। तो उसको आपने लाइक एक सिंगर के ऊपर उन्होंने लगा दिया कि जी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान के कौन से कानून में लिखा है कि नच पंजाब और नच वाला इनकलाब नहीं ला सकता? आप उसको कैसे देखते हैं और ऑपोजिशन को क्या कहते हैं? असल में जो अपोजिशन जब उस वक्त मेरा इनकलाब वाला वो सर जलाएंगे रोशनी होगी और उसका आखिरी बंद ये था इनकलाब, तो उसके ऊपर जब कोई चीज़ किसी को चुभती है ना तो रिएक्शन भी फिर आता है। अगर रिएक्शन कोई नहीं आ रहा दैट मीन्स लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे। तो पीपल्स पार्टी का आपको कराची में वो जलसा था पहला, और उसमें वो मैंने नज़म सुनाई थी। तो उसमें कहा था बिल्लो के घर जाने वाले इनकलाब नहीं ला सकते, बिल्लो के घर जाने वाले इनकलाब भुट्टो ही लाया था। इस तरह की बातें थी बहुत सारी। तो मैं भुट्टो साहब तो खैर बहुत बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे और हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि वक्त भी मुतकाज़ी होता है बाज़ औक़ात चीज़ों का, इनकलाब आना ही होता है। और दुरुस्त बात थी, और बात कोई भी कर रहा हो, अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो अगर इफ़शीन हैदर जो मोतसम बिल्ला का बावर्ची था, हाँ जी, जिसे हम नाई कहते हैं, अगर वो उठ के मुल्क का इक़्तिदार संभाल लेता है तो फिर एक जट घराने का चश्मो चराग जिसने सिंगिंग भी की हो वो इमरान ख़ान के साथ मिल के इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकता। और फिर हमने देखा कि मैंने अपना रोल प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ नोबल कॉज। हमने तो इस सियासत को एक नोबल कॉज समझ के काम किया और उस पर कामयाबी हासिल की। आपके एक कुलीग हैं जो कहते हैं कि कुछ सिंगर्स जिनको सिंगिंग से पैसे इतने नहीं मिले अब उस सियासत में इसलिए गए हैं ताकि वो पैसे कमा सकें। सिंगर ही है, नाम नहीं मैं लूँगा, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? समझ आप भी गए होंगे। नहीं, सियासत में पैसे कहाँ हैं? सियासत में पैसे गंवाता है बंदा। मुझे बल्कि एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊँ। मुझे किसी ने कहा कि सियासत का स्टेज और गाने का स्टेज क्या लगा आपको? तो मैं हंसा, मैंने कहा जी वहाँ पे हम 10 लाख ले के 2000 की ऑडियंस देखते हैं और यहाँ हम लगा के 2000 की ऑडियंस देखते हैं। लोगों को जमा करने के लिए खाने खिलाने पड़ते हैं और वो खैर हमें तो इतने नहीं लगाने पड़ते थे क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया हमारा स्ट्रॉन्ग था। नून लीग को तो कम से कम लगाने पड़ते थे बेचारों को पैसे। तो बहरहाल ये है कि सियासत में जो है वो मैंने तो प्लॉट्स बेच के की है भाई। और हम इसलिए भी परेशान होते हैं थोड़े से कि हमने कमाने तो वापस है नहीं, तो हम बहुत सारे लगा भी नहीं सकते जितने भी हम अफोर्ड करते हैं, क्योंकि जिन्होंने कमाने होते हैं ना वो फिर और नीयत से कि असी पूरे कर लांगे, तो वो हमारा सोच नहीं है, ना ही हमें पता है कि हमने नहीं कमाने, तो वो गए एक दफ़ा जो लग गए। सो इसलिए म्यूज़िक तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, उसमें तो कभी अल्लाह ने 27 दिसंबर 2011 से 2019 1 जुलाई अभी तक इब्रार को कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि इब्रार ने 27 दिसंबर 2011 को पीटीआई ज्वाइन की थी। मिनिस्ट्री कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मिनिस्ट्रीज मिल के ही आपने काम करना है वो सारा। मैं तो ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ, इतना बिजी हूँ। फिर भी इब्रार का एक रोल होना चाहिए ना, लाइक यू आर ऑलरेडी सो फेमस, तो आपको एक पॉलिटिक्स में जाने का क्या फ़ायदा? आप ऑलरेडी इतने फेमस थे, अगर आप आए तो उस तरह आप हमें टीवी अपेरेंस या उस तरह अपेरेंस नज़र नहीं आई। देखो मिनिस्ट्री के लिए तो नहीं आया था ना, बहरहाल
मकसद तो था एक ऐसी हुकूमत लेकर आना जिसके ज़रिए मुल्क के मसाइल हल हों बेचारे लोगों के, ठीक है, वो हमने कर दिया। बाकी हाँ ये है कि मैं समझता हूँ अगर मुझे कोई रोल मिलता तो मैं बड़ा अच्छा निभाता, क्योंकि मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी करता रहा हूँ, मैं हेल्थ सर्विस डिलीवरी में भी काम करता रहा हूँ, मैं और बेशुमार यूथ के लिए मेरा एक बड़ा पैशन है, मैं ओवरसीज़ के लिए बेशुमार काम कर सकता था। लेकिन यकीनन उन्हें मेरे से बेहतर बंदे मिल गए होंगे जो उन्होंने वहाँ पे रखे हैं, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मैं तो उसने कहा था, एक शेर है कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। हैं, उसकी वजह यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जो, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रेशर्स, नॉट दैट आई कैंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर नहीं भी मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें कोई बेहतरी होगी। और उसमें मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ सहारा के प्लेटफॉर्म से। अभी हमें नहीं, वहाँ अगर इंगेज नहीं किया गया तो हमने एक नया काम शुरू, कैंसर हॉस्पिटल शुरू कर ली। देखो ना, अल्लाह ने वो मेरे हिस्से में डालना था। अगर मैं हुकूमत में आके ये कैंसर हॉस्पिटल शुरू करता तो हुकूमत के खाते में पड़ना था। सो अल्लाह ने शायद मुझे इंडिविजुअली इसमें रिस्पेक्ट देनी थी, इसलिए। कैंसर हॉस्पिटल अभी आप बनाई जा रही है, शौकत खानम ऑलरेडी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शौकत खानम के होते हुए सहारा को लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में, शौकत खानम लाहौर, पेशावर, कराची में चल रहे हैं। देखिए, कैंसर हॉस्पिटल्स तो बेशुमार चाहिए इस मुल्क को, और जितने भी हों कम हैं। जितने कैंसर पेशेंट, अनफॉर्चुनेटली सारे हॉस्पिटल्स को रिफ्यूज़ करना पड़ता है पेशेंट्स को, क्योंकि जगह नहीं होती उनको, बड़ी देर तक का टाइम मिलता है। बाय द टाइम कैंसर गेट्स टू एन एडवांस स्टेज एंड इट बिकम्स नो मोर ट्रीटेबल। सो आपको ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और खान साहब का तो ये पैशन भी है। तो मैं समझता हूँ जो अवाम है उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जितना भी ज़्यादा ये फैसिलिटी मौजूद होगी पाकिस्तान में, उनको ही इसका अल्टीमेटली फ़ायदा है, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया इस हॉस्पिटल को, और वो कैंसर हॉस्पिटल चाहे शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से बने, चाहे सहारा के प्लेटफॉर्म से बने, वो तो कैंसर को ट्रीट करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइकी कुछ इस तरह की है ना कि इब्रार हक PTI में चला गया, मैं नॉनली का सपोर्टर हूँ, मैं डोनेशन नहीं दूँगा। ये है, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि जब हमारे पास कैंसर पेशेंट आएगा तो क्या हम ये कहेंगे कि ये तो नून लीग का है, हम तो PTI के हैं, हम तो PTI के कैंसर पेशेंट को ट्रीट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल में, जरा डोनर्स की बात करो, क्योंकि डोनर्स की साइकी कुछ इस तरह की होती है। लेकिन देखो, डोनर्स की जो भी साइकी हो ना उसामा, मैंने ये देखा है, अल्लाह उनके जेल में डालता है। जब अल्लाह ने अपना काम कराना है ना, डोनर्स को वो देखेगा ही नहीं। कोई एक बंदा आएगा, वो कहेगा कितने पैसे में बनता है कैंसर हॉस्पिटल, हम कहेंगे जी 1 अरब रुपया चाहिए। हो सकता है वो अरब रुपये का चेक दे के चला जाए। ये भी हो सकता है कि मुझे सड़कों पे जाना पड़े, मुझे मार्केट्स में हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस रमज़ान में अपने ऑफिस से कहा, कह रहे थे बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या करेंगे, 1 अरब रुपये इकट्ठा करना है। तो मैंने कहा सड़कों पे निकलो, कहते हैं रमज़ान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर कल्ला ही निकलेगा। मैं कहा मैं कल्ला ही निकल जाऊँगा मार्केट्स में, मैं कहा कल्ला ही निकल जाऊँगा, कोई बात। जब एक काम करना है तो पता नहीं अल्लाह को वो अदा पसंद आ जाएगी, उस प्रोसेस में से गुजरें तो सही ना। अल्लाह ने तो आपकी मेहनत देखनी है, आपको अपनी जनाब से देना है उसने। तो मैं ईमान रखता हूँ इस पर कि अगर नेक नीयत से इस तरह काम शुरू किए जाए, अल्लाह मदद करता है। डोनर्स वोनर्स का मुझे नहीं पता। शुरू में इमरान खान भी कहते थे मुझे डोनेशन लेते हुए ज़रा हेसिटेशन होती है, और ये जो जिस तरह आपने भी अब ये सिलसिला शुरू किया, तो फिर ये किस तरह कंफर्ट जोन में है, ये अपना जो करना है वो तो करना है। हाँ, देखिए, किसी से पैसे मांगते हुए इंसान को शर्म तो आती है, जिसने कभी किसी से कुछ ना मांगा, सिर्फ दिया हो। लेकिन ये काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसका पता होना चाहिए। ये तो हम एक तरह से उनके ऊपर एहसान भी कर रहे हैं कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम आराम से बैठे हो, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, तुम्हारे पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, और एक अच्छा काम हो जाएगा। तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह, जिस तरह मेरे पास कोई आ जाए ऐसा क्रेडिबल बंदा, तो मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह यार मेरा भी चेक ले जाओ, ठीक है, मुझे पता है ये सही जगह पे लग जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नहीं ख्याल वो शुरू में होता है इंसान को, सो बाद में बंदा ठीक हो जाता है। आपकी कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट फ़ैन के साथ जो फ़ैन आप कभी ना भूलो, कोई ऐसी चीज़ किसी फ़ैन ने कोई ऐसी हरकत की हो जो आप कभी ना भूलो? आप पहले किस्सा सुनाओ, फिर मैं आपको थोड़ा याद करवाऊँगा। एक तो मुझे जो फ़ोन आया था एक पिछले दिनों
वो वाला आप सुनाने लगे थे, वो एक छोटी सी बच्ची का कहती है आप जब आपकी शादी हुई थी ना तो मैं बहुत रोई थी, और उस वक्त मैं छोटी सी थी, तो बिल्कुल मैंने कहना था, मैं कह रही थी मैं आपसे शादी करानी, तो मैंने कहा अच्छा, मैं साथ थोड़ी सी गपशप लगाई। कहती है आपकी जो बीवी है ना उसने जल्दी पैदा होके ना मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। तो मैं कितनी देर हंसता रहा उसके बाद, वो बात मुझे याद रह गई। एक आपका वो भी इवेंट था जिसमें 50+ आंटियाँ थी, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ 50+ नहीं 60-70+ आंटियाँ थी। अच्छा। हाँ बस वो मैंने सोचा था कि मेरे गाने भंगड़े वाले हैं, ये आंटियाँ बैठ के सुनेंगी, कॉन्सर्ट फ्लॉप ना हो जाए। तो मैंने जाते ही कहा, मैंने कहा हाय गर्ल्स, तो वो एकदम उठ के खड़ी हो गई सारी, बस उसमें ऐसी एनर्जी आई उसमें। उन्होंने फिर वो भंगड़े डालने शुरू किए, तो मैंने कहा मैं एम्बुलेंस वगैरह मंगवा लूँ सहारा की, क्योंकि ये ना हो कि कोई आपको हार्ट का। कहती है हमें हार्ट अटैक नहीं होते, हम हार्ट अटैक देती हैं। मैंने कहा ओहो, मैं तो याद ही नहीं रहा, आप तो ख़वातीन हैं। फिर वो कहती है हमें हार्ट अटैक्स का कोई मसला नहीं है, उन वैसे गोडे सारे दे बने ने। इसके ऊपर भी मुझे बड़ी हंसी आई, बड़े बड़े मज़े के जुमले सामने आ रहे थे। आपने बहुत कॉन्सर्ट्स किए वर्ल्ड वाइड भी और लाहौर पाकिस्तान में भी, सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको कहाँ की मज़े की लगती है? ऑडियंस हर जगह की तकरीबन एक जैसी है। न्यू सिंगर्स आजकल, लाइक मैंने अभी रिसेंटली कल कॉन्सर्ट अटेंड किया एक सिंगर का, जो पंजाबी गानों के लिए, भंगड़ों के लिए आपके गाने यूज़ करते हैं, जो न्यू टैलेंट आ रहा है। लाइक अभी बहुत फेमस सिंगर है, कल वो नाच पंजाब बनना आ रहे थे। कौन? फलक शबीर। अच्छा अच्छा। तो कैसा फील होता है जब सिंगर्स पब्लिक और नचाने के लिए आपके गाने यूज़ करते हैं? अच्छा लगता है, इससे अच्छी और क्या फीलिंग्स हो सकती हैं कि दैट मीन्स आपके गाने आज भी लोग सुनना चाहते हैं और उसमें एनर्जी है, इसीलिए लोग गाते हैं, तो फिर जाहिर है अच्छा लगता है। इसमें तो कोई और, जब एक तो एक तरह से इंडोर्समेंट है कि लोगों का प्यार है आज भी, शुक्र है। इंडिया ने काफ़ी गाने आपकी कॉपी किए, कहने के न जाने कमोले का आज, हाँ हाँ। दिसंबर, असा तेरी गल करनी, क्यों नहीं कोई कॉपीराइट या क्यों नहीं कोई आपने लीगल एक्शन लिया? यार इस मामले में थोड़ा सा बड़े दिल का हूँ। मैं कहता हूँ कोई नहीं, एंजॉय करने दें। इसका म्यूज़िक का मकसद मेरे नज़दीक जो है ना, पैसे कमाना ही नहीं है सिर्फ, इसका मकसद ये है कि आप खुशियाँ बांटें और अपना जो अच्छी मौसीकी है, अच्छे ट्यून्स हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं। जो गरीब लोग हैं खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो मेरा गाना कोई अगर सोनू निगम के मुंह से निकल गया है और वहाँ के लोगों ने एंजॉय किया तो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। आपका एक गाना चोरी भी हो गया था रिलीज़ होने से पहले। हाँ एथेराक। हाँ वो हुआ था, अलबत्ता उसका मुझे थोड़ा सा इसलिए अफसोस था कि वो भी रिलीज़ नहीं हुआ था मेरा गाना, तो उन्होंने वो साडा हक एथेराक करके ना, क्योंकि असल में तो लाइन जुमला एक ही होता है, एक एथेराक, उसमें उसको वो बिकता है एक चीज़, पंच लाइन। तो वो पंच लाइन उन्होंने ए.आर. रहमान साहब ने ले ली थी। वो मैंने ये गाना किसी को दिया, उन्होंने कहा मैं बॉम्बे के किसी स्टूडियो से इसका म्यूज़िक बनवाता हूँ। तो वो स्टूडियो से म्यूज़िक बनवा रहा था, तो ए.आर. रहमान साहब वहाँ गए तो उन्होंने कहा यार ये मुझे पसंद है, इसको हम यूज़ कर लें। पहले इसको उसी तरह करने लगे, फिर उन्होंने उसकी शायरी वायरी चेंज की, लेकिन उन्होंने बड़ा स्मार्टली उसको चेंज किया कि पता नहीं चल रहा। आपको एक मूवी की ऑफर आई कटरीना कैफ के साथ, आपने वो रिजेक्ट क्यों की? मेरे दोस्तों को बड़ी तप है मेरे पे वैसे इस बात, मैं तो खैर वो करनी नहीं थी, दूसरा थॉट ही नहीं था उस पर। जब मैंने उनको बताया तो वो कहते यार तुम एक दफ़ा हमें ले ही जाते कम से कम, हम उसके साथ कोई तस्वीरें बना लेते, सेल्फियाँ खिंचा लेते, तुम गए ही नहीं वहाँ पे। मैं कहा यार जेड़े पिंड जाना ही नहीं होता रहा क्यों पूछिए। उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब घर में आए थे और हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, और मुझे याद है वो जो प्रोड्यूसर साहब थे ना इरोस कंपनी के, वो कहने लगे बाप रे आप पॉलिटिक्स में आ गए बरार भाई, आपको क्या ज़रूरत थी, आप तो बरार भाई आप क्या। और फिर उसने ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या है कि किसी ने हमारी बॉलीवुड की मूवी को रिफ्यूज़ किया हो। मैंने कहा यार ज़्यादा गुरूर अच्छा नहीं होता, अभी लोग हैं ऐसे। आपने कभी इंडिया में परफॉर्म नहीं किया, लाइक हमारे काफ़ी सिंगर्स वहाँ पर परफॉर्म करके आए हैं, आपको नहीं लगता कि क्रॉस द बॉर्डर भी हमें आर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए या आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए?
मैं इसमें ये कहूँगा कि और बहुत सारे लोग हैं प्रमोट करने वाले, मेरा दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न मैं नहीं गया ज़्यादा। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, कुछ वाक़यात हमारे बड़े आर्टिस्ट्स के साथ वहाँ पे ऐसे पेश आए, पैसे के लिए लोग चले भी जाते हैं, नहीं जाना चाहिए कि बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कर्टन्स कुटें पड़ रही हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, और फिर एक बंदा पैसे के लिए चला जाए, फिर उसके बाद गालियाँ दे के फिर बंदा आ जाता है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू नो, इस तरह आपको वहाँ पे तो बड़ी प्रेजुडिस एक वो है, लोग नापसंद करते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आपको अल्लाह ने अपने मुल्क में इतनी इज़्ज़त दी है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आप पूरी दुनिया पड़ी है, आपने ज़रूर एक ख़ास जगह पे जाना है बेइज्जती कराने के लिए। आपके काफ़ी अपकमिंग सॉन्ग्स आई थिंक रेडी पड़े हैं जो आने वाले हैं। न्यू सॉन्ग हमारे लिए कब आ जाए? किसी भी वक्त आ जाएगा, अचानक। ये हमें 2007 से 2015 तक का वेट तो नहीं करना पड़ेगा जैसे पहले हुआ? नहीं। 2019 से 2025 का वेट करें? नहीं नहीं नहीं, देखो, एक तो बोहेमिया के तहत गाना बिल्कुल तैयार पड़ा है, वो किसी वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, और एक दो और बड़े मज़े के गाने, और फिर एक कोक स्टूडियोज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सो होपफुली अगले 2-4 महीने में 2-4 गाने आ जाएंगे। कोक स्टूडियो ने आके कॉन्सर्ट्स को थोड़ा कम नहीं किया? कोक स्टूडियो की वजह से पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स कुछ कम नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि कोक ने एक अपना ही बैंड सेट कर लिया ना। उसके अलावा कोक 7 FC इवेंट्स ही हो रहे हैं सिर्फ, वो भी मार्च अप्रैल में जाके होते हैं। कॉन्सर्ट की थोड़ी आपको लगता है कमी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, जैसे पहले होते थे ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहे हैं, बल्कि अभी ज़्यादा हुए हैं इन लोगों की वजह से। कॉर्पोरेट कंपनीज जितनी आएंगी, बड़े इवेंट्स पहले होते नहीं थे, आपको पता है, पहले भी एक्सट्रीमिज़म की एक लहर थी, वो शुक्र है गई है। उसके बाद अभी इन कंपनीज़ की वजह से कॉन्सर्ट्स ज़्यादा हुए हैं, 2 तरह से ज़्यादा हुए हैं। एक तो वो खुद आके अरेंज करते हैं, दूसरा वो आर्टिस्ट्स को इतना मवाद दे देते हैं गानों की सूरत में कि उनका म्यूज़िक हिट होता है और लोग अट्रैक्शन के साथ आते हैं कॉन्सर्ट्स में। आपकी उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने। फीमेल सिंगर आपकी नज़र में आयमा, मोमना या मीशा शफी? यार आयमा मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, उसकी कमर्शियल वॉइस है और वो अच्छा काम कर रही है। मोमिना तो मेरा ख्याल है कॉन्सर्ट्स करती भी नहीं। और तीसरा आपने मीशा शफी का नाम लिया। मीशा शफी को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है। श्योर उसकी भी अच्छी आवाज़ है, वो भी अगर करना चाहे और गाने करे तो वो कर सकती है, लेकिन ज़्यादा कमर्शियल वॉइस मुझे इसकी लगती है। पाकिस्तानी मेल सिंगर्स इब्रार उल हक की नज़र में इब्रार के कौन से फेवरेट सिंगर्स अपने अलावा? यार मुझे तो राहत अच्छा लगता है और उसके गाने, और क्योंकि मुझे उससे पहले नुसरत फ़तेह अली ख़ान मेरे फेवरेट थे। और फिर आपको मैं बताऊं, शफ़क़त जो है ना 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 दाए पे हर बार, ना 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 मोरा सैया मुझसे बोले ना, वो मुझे अच्छा लगता है। अब आपने रेट करना है 1 to 5। अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, अमानत अली, शफ़क़त अमानत अली और राहत। राहत नंबर 1 पे है, शफ़क़त अमानत अली नंबर 2 पे है। मौसीकी के एतबार से अमानत नंबर 3 पे है। पॉपुलैरिटी के एतबार से नहीं कह रहा, क्योंकि अमानत बहुत ख़तरनाक सुरीला आदमी। उसके बाद आतिफ़ है और उसके बाद अली ज़फ़र है। इनमें से कौन पर्ची है? पर्ची कोई नहीं है, सारे अच्छे हैं। पर्ची कोई नहीं है, सारे अच्छे। देखो अल्लाह अगर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता तो पर्ची शर्ची कोई नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम आपको पता है पिछले दौरों में चलती आ रही है। हाँ होती होगी, लेकिन पर्ची के साथ कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता म्यूज़िक की। जब लोगों ने अप्रिशिएट करना है तो फिर देखो, अगर आप पॉपुलैरिटी के सवार से बात करो तो फिर आतिफ़ से बात शुरू होगी, लेकिन हम कर रहे हैं खैर पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी मेरा ख्याल है राहत से ही शुरू होगी, क्योंकि वो मेरी पसंदीदगी के हवाले से अगर बात हो तो, क्योंकि वो वैसा मैं नहीं गा सकता ना। मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसा गाऊं
तो मुझे नहीं लगता कि वैसा मैं कर सकता हूँ, या इवन अमानत जैसा जितने वो पटके मारता है, क्योंकि ये लोग उन घरानों से हैं, तो हम लोग जो भी कर लें ना वैसे मुश्किल होता है। घराने की बात हुई, आप किसी घराने से नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक इतने फेमस किंग ऑफ भंगड़ा आपको टाइटल मिला। जो न्यू टैलेंट आ रहा है उसको आप क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे वो जाकर लाइक इंडिया में जैसे वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन आइडल हो गया, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा न्यू टैलेंट को, तो वो अपना टैलेंट कहाँ पे आजमाए जाते हैं? देखो, कोक स्टूडियो की सूरत में आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, ठीक है। अगर आपके गाने अच्छे हैं, आप उनके साथ शेयर करें, आप उनको वो ग्रूम करके, आपको ग्रूम करके वो लोगों तक पहुंचाएंगे, वो वायरल होंगे, आप बड़े बड़े लोग स्टार बन गए हैं, तो प्लेटफॉर्म मौजूद है तो बने हैं। दूसरा ये भी होता है कि अगर आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं और आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो आज के ज़माने में तो यू डोंट इवन नीड अ प्लेटफॉर्म इन दैट सेंस। ये जो यूट्यूब है, इससे बड़ा क्या प्लेटफॉर्म है, जो हमारे दौर में मुयस्सर नहीं था। एक गाना अगर वो गढ़वी वाली गा के ऊपर चढ़ा देती हैं और वो, या फिर वो चाय वाला सुपर डुपर मॉडल बन जाता है, तो बताएं ना कि किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, कौन सा चाहिए उसके बाद आप। आपके अपनी ज़ात के करीब कौन सा गाना है जो आप समझते हैं कि ये मुझे रिप्रेजेंट करता है? कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत करीब हो? रंग रंग मुझे अच्छा लगता है, सच्चा है। थोड़ा सा सुना दें। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के। मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नज़र सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। थैंक यू। आई हैव ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपने बहुत कॉमेडी गाने भी गाए, प्रीतो मिलना ब्याह कर ले, रानो मजाजन, उसके अलावा फिर एक अलग ही ऑर्डरा तेरे रंग रंग, सूफी कलाम डाल गए आपके, रोंदिया ने भंगा छापा। इब्राहिम हक रियल लाइफ में कॉमेडी सैड क्या? सारा कुछ ही है मेरी लाइफ में। एक इंसान के पर्सनालिटी के कई ज़ाविये होते हैं। एक उसका हम फ़नी बातें भी करते हैं, शुक्र लगाते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल भी होते हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले होते हैं, और ये सारा कुछ उसका हिस्सा होता है, एक पैकेज होता है इंसान। कभी बेगम को गाना सुना के मनाया? बड़ा ही अरसा गुजर जाता है, कभी कोई ऐसी ना कोई फरमाइश आती है ना ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपके अभी जो अपकमिंग गाना, जैसे मैंने आपको बताया चमकीली, नचतीदा हासा, ये 3-4 गाने आपके आ रहे हैं, हम ये कब देखेंगे? जल्दी इंशाल्लाह, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 2-3। लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए पैगाम मेरा मोहब्बत का है, पैगाम सब्र का है, और पैगाम मेहनत का है, बिलखसूस यूथ के लिए,
कि वो हमारा मुस्तकबिल भी हैं, हमारा हाल भी हैं। सो एक बड़ा किरदार अदा करना है उन्हें, और उसामा जैसे बनिए। और उसामा जो है वो एक ज़हीन व फ़तीन शख्स है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है। अभी तो इसने अपने आप को बड़ा रोक के रखा हुआ है। सो आज का ज़माना जो है वो अपने टैलेंट को निखारने का और उसके बाद को पेश करने का ज़माना है। सो आप लोग हिचकिचाएँ ना, टेक इनिशिएटिव। अगर आप में कोई टैलेंट है, यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं और कामयाबी हासिल करें, और एंटरप्रेन्योर्स बनिए, ताकि इस मुल्क में हम बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा कर सकें और इस मुल्क का अच्छा इमेज दुनिया के सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ हमने एंडिंग अपनी वो एक स्पेसिफिक आपकी स्माइल है, वो हंसी की आवाज़, प्रीतो वाली, हम कह रहे हैं कि आप हमें सिखाएं, हम सारे इकट्ठे अपनी एंडिंग इस तरह करें। आप लोग ज़रा प्रीतो मेरे नाल ब्याह करें कहें ना। प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, ये भी कहे ना ये साथ। भी करें। ये आपसे कहते हैं। 1 2 3 ही बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 ही